स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों को दोस्तों जिस पल का दोस्तों लंबे समय से आप लोग इंतज़ार करते आ रहे हैं, जो कि आप लोग काफ़ी दिनों से दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि सर येलो बुक को दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट मुझे करवा दीजिए, जल्दी दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों। आज ये हमारी सामान्य ज्ञान रोजगार विद अंकित भाटी सर जी की ये येलो बुक की दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि उन्होंने दोस्तों अपनी सामान्य ज्ञान के साथ साथ प्लस साइंस के भी दोस्तों उन्होंने जो बुक साइंस यानी कि न्यू एडिशन जो बुक उन्होंने लॉन्च की थी दोस्तों, उसमें आपका न्यू एडिशन विथ साइंस के दोस्तों ये टॉपिक आपकी बुक पूरी कंप्लीट होती है आज के इस सेशन में। इसके बाद दोस्तों उन्होंने की एक बुक और लॉन्च की थी जिसमें दोस्तों उन्होंने कंप्यूटर भी दिया है। लेकिन दोस्तों हम आपको कंप्यूटर इस थ्योरी क्लास में कंप्लीट नहीं करवाएंगे। वो मैं आपको दोस्तों जो हमारी रोजगार विद अंकित भाटी सर की सामान्य ज्ञान की 11,000 प्लस प्रश्नों की जो ऑब्जेक्टिव बुक जो कोई सॉल्यूशन जो हम अपने प्रहार सीरीज में आप लोगों को करवा रहे हैं, उसमें हम आपको कंप्यूटर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं, उनमें हम आपको दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन दोस्तों पूरे के पूरे कंप्यूटर चैप्टर का आपको रिवीजन करवाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, थ्योरी क्लास में नहीं। तो आप लोगों की दोस्तों ये येलो बुक की साइंस की दोस्तों जो बुक है स्पेशल, जो येलो बुक की 180 से 83 पेज की जो बुक है वो आपकी दोस्तों आज के इस सेशन में पूरी की पूरी दोस्तों बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और काफ़ी लोगों के दोस्तों कमेंट्स आए थे कि सर ये दोस्तों आप येलो बुक समाप्त करने के बाद कुछ दिनों बाद क्या आप इस वीडियो को डिलीट कर देंगे? तो आपको बता दूं दोस्तों आपकी ये प्ले लिस्ट से एक भी वीडियो डिलीट नहीं होगा। आपके दोस्तों ये हमेशा के लिए दोस्तों यूट्यूब पर पड़े रहेंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़े वीडियो की तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उन वीडियो को कभी भी देख सकते हो। ये कभी भी आपकी डिलीट नहीं होगी, ये हमेशा दोस्तों आपके यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी। तो दोस्तों आज ये हमारी साइंस में दोस्तों येलो बुक की हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी अंतिम क्लास है दोस्तों। आज के बाद आपको येलो बुक की कोई भी क्लास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आज ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। तो लास्ट क्लास होगी दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होगी। जहां से हमने कल की क्लास को दोस्तों ऑफ किया था वहीं से दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट होगी और जाके हम दोस्तों पूरी बुक को दी एंड कर देंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार खुशखबरी है, वो खास तौर से यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाली भर्ती है दोस्तों आपकी 52,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों की खुशखबरी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो का आज अंतिम सेशन चलेगा। तो आप लोग दोस्तों अपनी तैयारी को जैसे कर रहे हैं वैसे ही अपनी तरीके से शानदार तरीके से करते रहिएगा। और आपकी दोस्तों आज ये थ्योरी क्लास जो है दोस्तों पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट होगी या नहीं होगी, कौन सी बुक हम आपको करवाएंगे, वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों समय बहुत हो चुका है, बहुत बातें हो गई हैं, अब बात करेंगे हम अपने सीधे टॉपिक पर और इस बुक को करते हैं दी एंड। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी प्यार दोस्त पहले इस सेशन को शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग दोस्तों आ जाएं, क्योंकि दोस्तों आज हमारी रोजगार वेद अंकित सर की येलो बुक का दोस्तों अंतिम सेशन चल रहा है, जो कि हम काफ़ी दिनों से दोस्तों करते आ रहे हैं। तो आज दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिससे कि आपका सेशन का पूरा बुक कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां, या हम बोल सकते हैं कि विषाणु जनित बीमारियां। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी विषाणु बीमारी है और उससे प्रभावित होने वाले अंग, और कौन सा वायरस किस जीवाणु के नाम से उत्पन्न होता है, और हमारे शरीर में दोस्तों कौन कौन से उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्तों पॉइंट दिया गया एड्स जो एक दोस्तों वायरस होता है जिससे हमारी दोस्तों रक्षा प्रणाली दोस्तों प्रभावित होती है, और इसके जीवाणु का नाम होता है दोस्तों HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इससे दोस्तों हमारा जो लक्षण होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को दोस्तों ये नष्ट करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हर्पीस।
हर्पीस दोस्तों ये एक वायरस होता है जिससे हमारी प्रभावित जो शरीर का अंग है वो दोस्तों हमारे शरीर की त्वचा दोस्तों इससे सर्वाधिक प्रभावित होती है। हर्पीस जो बीमारी हो जाती है दोस्तों वो हमारे शरीर की त्वचा पर होती है, जो कि एक हर्पीस नामक जीवाणु के नाम वाहक होता है। उसी जीवाणु से दोस्तों हर्पीस नामक रोग हो जाता है, जिससे त्वचा में दोस्तों सूजन हो जाती है, त्वचा में दोस्तों सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों खसरा। खसरा भी दोस्तों ये एक वायरस की वजह से होता है, जो कि एक वायरस होता है मोरबिली वायरस, उसी से दोस्तों खसरा हो जाता है, जिससे हमारे संपूर्ण शरीर पर दोस्तों प्रभाव पड़ता है और शरीर में दोस्तों हमारे लाल लाल दाने निकल आते हैं। तो वो दोस्तों खसरा नामक एक वायरस की वजह से होता है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों पोलियो। पोलियो भी दोस्तों एक वायरस की वजह से होता है। इससे हमारे गला भी प्रभावित हो जाता है, रीढ़ की हड्डी दोस्तों प्रभावित होती है, नाड़ी संस्थान दोस्तों प्रभावित होता है। और ये पोलियो नामक वायरस की वजह से दोस्तों हमें पोलियो नामक बीमारी हो जाती है, जो कि हमारे शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं, ज्वर हुआ, बदन में दर्द हुआ, रीढ़ की हड्डी और आंत की दोस्तों कोशिकाएं इससे नष्ट हो जाती हैं धीरे धीरे। तो ये दोस्तों पोलियो वायरस की वजह से होता है। चेचक। चेचक दोस्तों एक आपका होता है दोस्तों, शरीर पर आपके लाल लाल से दाने निकल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं चेचक के दाग, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर पर दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि पेरियोला नामक वायरस की वजह से दोस्तों हमारे शरीर में लाल लाल दाने पड़ जाते हैं और दोस्तों तेज बुखार जैसी कंडीशन हो जाती है। अगला आता है दोस्तों इन्फ्लुएंजा। जब दोस्तों हमें इन्फ्लुएंजा नामक वायरस दोस्तों हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा उससे संपूर्ण शरीर दोस्तों प्रभावित होता है, जो कि एक मिक्सो वायरस की वजह से होता है। और हमारे शरीर में जो लक्षण देखने को मिलते हैं दोस्तों, गलगोथ हो जाती है, छींकें आने लगती हैं और दोस्तों अंदर से एकदम बेचैनी सी हो जाती है। तो ये दोस्तों आपको इन्फ्लुएंजा नामक वायरस की वजह से आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला है दोस्तों गलसोथ। गलसोथ जो होता है यानी गलसोथ, हमारे दोस्तों गले में एक गांठ सी पड़ जाती है जिसको बोलते हैं गलसोथ। और ये आपको दोस्तों पैराथायरॉयड ग्रंथि जो कि हमारे दोस्तों गले में पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो कि आपके दोस्तों गले को प्रभावित करती है और ये ज्वर के साथ मुंह खोलने में भी दोस्तों कठिनाई होती है। ट्रैकोमा। छोटी माता दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर में हो जाती है। लोग बोलते हैं कि माता निकल आई है, तो माता ये निकलना होता है दोस्तों, ये आपकी वेरिसेला वायरस की वजह से होता है, जो कि हमें हल्के बुखार आ जाते हैं और शरीर में दोस्तों पित्तिकाएँ पड़ जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं। ट्रैकोमा का सीधा संबंध दोस्तों आँख से होता है। हम बोल सकते हैं ट्रैकोमा जो बीमारी होती है, इससे प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों हमारे शरीर में आँख है और आँख इसमें लाल हो जाती है, आँखों में दर्द हो जाता है इस ट्रैकोमा रोग से। हेपेटाइटिस से दोस्तों जो प्रभावित होने वाला अंग है वो हमारे शरीर का दोस्तों लीवर होता है, यकृत होता है, जिससे पेशाब में पीलापन, आँखों में दोस्तों त्वचा पीली हो जाती है। जो हमारी आँखें होती है दोस्तों वो कैसी पड़ जाती है दोस्तों, पीली सी हो जाती हैं। रेबीज जो होता है दोस्तों, ये कुत्ते के काटने से बीमारी हो जाती है, बंदर के काटने से और बिल्ली के काटने से दोस्तों ये बीमारियां होती हैं, जिससे हमारा प्रभावित होने वाला अंग जो होता है वो होता है तंत्र का तंत्र, और यह दोस्तों आपका रैबिडो वायरस की वजह से होता है। मेनिंजाइटिस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मस्तिष्क से। ये मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है जो कि हमारे मस्तिष्क को दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों हानि पहुंचाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे माइंड का जो बुखार होता है, बोल देते हैं ना कि उसके माइंड में दोस्तों बुखार चला गया, मस्तिष्क में बुखार चला गया, तो वो दोस्तों मेनिंजाइटिस नामक बीमारी की वजह से हमारे मस्तिष्क में दोस्तों बुखार हो जाता है, जो कि दोस्तों सबसे खतरनाक कंडीशन हो जाती है उस टाइम। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेंगू ज्वार दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर में दोस्तों खासकर सिर में दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, आंख एवं जोड़ों पर दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है। यह अरबो वायरस की वजह से होता है। आंखों में दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है, पेशियों और सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है डेंगू ज्वर से। क्लियर। चलिए, तो ये थे दोस्तों आपके वायरस से होने वाले प्रभावित अंग, वायरस से होने वाली बीमारियाँ और दोस्तों उनके दिखने वाले लक्षण। चलिए अब यहाँ से दोस्तों आपको बताते हैं कि विटामिन दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को यदि मोबाइल स्क्रीन में कुछ पॉइंट दोस्तों ब्लर अगर दिखाई दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोस्तों उन पॉइंटों को दोस्तों बोल के समझा दूंगा आसान तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो PDF है वो दोस्तों हल्का सा दोस्तों ब्लर PDF है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोस्तों बोलकर आपको इसके माध्यम से समझा दूंगा। पहला पॉइंट है दोस्तों कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता होगा कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों विटामिन वो होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरे होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। दोस्तों विटामिन जो आपके B और C होते हैं,
विटामिन बी और सी जो होते हैं ये दोस्तों आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि आपकी जो बाकी के जो बचे हुए विटामिन है कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये दोस्तों आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और ये पॉइंट आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में तो देखा ही होगा जो लोग एग्जाम दे चुके हैं। दोस्तों एग्जामिनर हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी, सी, डी, ई, के, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन देगा। कभी कभी आपको दोस्तों ऑप्शन में बी और सी दोनों दे देता है, तब आपको एक ऑप्शन मिलता है कि ए तथा बी दोनों। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या 2 है, तो वो कौन कौन से आपके बी और सी है। और जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या 4 है, ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। क्लियर। चलिए एक दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है एग्जाम में आपके कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। वैसे एग्जामिनर का जो क्वेश्चन था वो पाया था कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में दोस्तों आपका कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को दोस्तों मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन ए से जो होने वाले रोग है वो कौन सा हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और ये दोस्तों मैं आपको कल की ही क्लास में दोस्तों आपको विटामिन से होने वाली बीमारियां और उनके रासायनिक नाम के बारे में बता चुका हूं। और जिन लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा तो हमारी ठीक दोस्तों इसके जस्ट पीछे वाली क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा। आपको दोस्तों विटामिन से होने वाली बीमारियां और विटामिन से रासायनिक नाम जो भी हैं वो आपको सारे कुछ पता चल जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है। आप सभी को पता है कि हमें जो विटामिन डी प्राप्त होता है वो किससे होता है, सूर्य की किरणों से दोस्तों हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। और सूर्य के जो प्रकाश में कौन सी किरणें उपस्थित होती है, पराबैंगनी किरणें स्थित होती है, जो कि हमारे त्वचा पर पड़कर कोलेस्ट्रॉल द्वारा विटामिन डी का संश्लेषित करती हैं। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है और वहाँ से उसका दोस्तों अवशोषण भी होता है। जो विटामिन के होता है वो जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है, जो कि विटामिन के जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ये दोस्तों उसका क्या करता है, अवशोषण भी करता है। चलिए यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है जल, जिसको बोलते हैं वाटर। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारे शरीर का लगभग कितना भाग जो है दोस्तों वो जल का है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत भाग जो है दोस्तों जल पाया जाता है, तो 65 से दोस्तों 75% भाग जो होता है वो हमारे शरीर में दोस्तों जल का होता है। और जल शरीर के ताप को दोस्तों स्वेदन यानी कि हम जिसको बोलते हैं पसीना और वाष्पन द्वारा दोस्तों इसको नियंत्रित करता है। और जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का दोस्तों महत्वपूर्ण माध्यम होता है। हम जो भी दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों वृद्धि होती है, जो भी आपके शरीर के दोस्तों अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है वो पसीनों के माध्यम से दोस्तों वो दूर हो जाता है। जैव और रासायनिक अभिक्रियाओं शरीर में दोस्तों जलीय माध्यम से संपन्न होती हैं। यदि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों हमारे शरीर में किस माध्यम से संपन्न होती हैं, वो आपकी दोस्तों जलीय माध्यम से हमारे शरीर में संपन्न होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें दोस्तों जल जो है दोस्तों लगभग दोस्तों 5 से 6 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों पसीना और वाष्पन द्वारा नियंत्रित होने वाली जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका आसानी से दोस्तों उत्सर्जन हो सके। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि दोस्तों ये न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये हमारी कोशिकाओं में दोस्तों अम्ल मात्रा में, जो कि आपके डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको बोलते हैं दोस्तों डीएनए और आरएनए के रूप में दोस्तों ये पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के दोस्तों ये बहुलक होते हैं, जिन्हें हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल के कार्य आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। दोस्तों जो डीएनए हमारे होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के जो कार्य होते हैं, डीएनए हुए, आरएनए हुए, ये हमारे दोस्तों आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। और ये एंजाइम के निर्माण से प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा होता है। और ये क्रोमेटिन जाल के निर्माण में भी सहायक होते हैं। कौन? डीएनए और आरएनए।
डीएनए और आरएनए ये हमारे क्रोमेटिन जाल के निर्माण में भी दोस्तों सहायक होते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है मिनरल्स, जिनको हम बोलते हैं दोस्तों खनिज लवण। खनिज लवण दोस्तों हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे मनुष्य इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि दोस्तों हम जो भी मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वो हमें दोस्तों किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, इनसे प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और मनुष्य जिसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वही दोस्तों हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। उन्हीं में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा, प्रोटीन वगैरह, उसी में दोस्तों आपके सारे कुछ होते हैं जो कि हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की दोस्तों क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और शरीर में दोस्तों 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। शरीर के दोस्तों कुल वजन का 4 से 5% दोस्तों खनिज लवण होता है। अब यहाँ से दोस्तों आपको कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ही बारीक तरीके से समझ में आएंगे। जो अभी तक आपको मैंने पॉइंट बताया उनसे भी ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि कौन से खनिज में कौन सा खनिज पदार्थ है वो हमें किन किन स्रोतों में मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे शरीर में इस चीज़ की कमी हो गई है, यानी कि किसी भी दोस्तों खनिज पदार्थ की हमारे शरीर में कमी हो गई, चाहे आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, फास्फोरस हो, आयोडीन हो, कोई भी दोस्तों खनिज पदार्थ की यदि आपके शरीर में कमी हो गई है तो उसको हम दोस्तों पूरा करने के लिए हम कौन सा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तो यानी कि दोस्तों खनिज और उनके मुख्य स्रोत के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे शरीर में दोस्तों सोडियम, जिसको बोलते हैं Na, सोडियम की दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों बहुत ज़्यादा कमी है, तो हमें उसको पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? तो दोस्तों NaCl, आपका जैसे साधारण नमक हुआ, नमक की मात्रा को आप बढ़ाइएगा, नमक ज़्यादा खाइएगा, मछली खाइएगा, मांस खाइएगा, अंडे खाइएगा, दूध खाइएगा। यदि आप दोस्तों इनका सेवन सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपके शरीर में दोस्तों सोडियम की कमी नहीं होगी। यदि मान लेते हैं दोस्तों आपको पोटेशियम की कमी हो गई, तो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है आपका पोटेशियम, सभी खाद्य पदार्थों में होता है, तो पोटेशियम की कमी दोस्तों नॉर्मल किसी को नहीं होती है। हाँ, लेकिन आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो कैल्शियम की कमी के लिए दोस्तों सबसे अच्छा क्या है दोस्तों? आप हरी सब्जियाँ खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, अंडे, चना, और आपकी दोस्तों मांस, मछली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आपकी दोस्तों कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों फास्फोरस। यदि आपको दोस्तों फास्फोरस की कमी होगी तो आपको ये तो सब खाना ही है, कैल्शियम वाली चीज़ें, साथ ही साथ दोस्तों आपको आलू तथा बाजरा और दोस्तों जई जैसे अन्य पदार्थों को भी दोस्तों भोजन ग्रहण करना होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन दोस्तों हमारे यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो दोस्तों हम क्या खा सकते हैं? जैसे कि दोस्तों मछली हुआ, समुद्री के लिए दोस्तों NaCl आयोडीन नमक दोस्तों ऐड कर सकते हैं इसमें। खरपतवार हुए, जैसे कि आपके दोस्तों कुछ खरपतवार चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसमें आपका आयोडीन पाया जाता है, और वो हम लोग दोस्तों उनका सेवन भी करते हैं। और आपके हरे पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं ये दोस्तों आप आयोडीन की कमी से हो जाती है शरीर में, तो आप इन सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। यदि दोस्तों हमारे शरीर में Mg मैग्नीशियम की यदि कमी हो जाती है तो दोस्तों हम कोई भी सब्जी खाते हैं, कोई भी दोस्तों यदि भोजन ग्रहण करें तो आपको मैग्नीशियम जो होता है, आपके अक्सर सभी प्रकार के भोजनों में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन जो जस्ता होता है, जस्ता की यदि कमी हो जाती है हमारे शरीर में दोस्तों, हम यकृत और मछलियों का सेवन करते हैं दोस्तों, मछलियों के यकृत की। तांबा के लिए दोस्तों मांस, मछली, यकृत एवं अनाज का सेवन कर सकते हैं। कोबाल्ट के लिए दोस्तों मांस, मछली, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 में दोस्तों आपका कोबाल्ट पाया जाता है, किसमें? B12 में। तो आपके दोस्तों मांस, मछली और जल और आपका जो भोजन जो भी है वो आपके दोस्तों कोबाल्ट में पाया जाता है। कोबाल्ट की मात्रा दोस्तों आपके जल में भी पाई जाती है, तो आप इन सभी चीज़ों का दोस्तों सेवन कर सकते हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कोरोना वायरस। दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में आप लोग क्या, सभी लोग, पूरी वर्ल्ड जानता है कि कोरोना वायरस एक कैसा वायरस था। तो कोरोना वायरस के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कोरोना वायरस वाले में जो पॉइंट आपका PDF, इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिलर करके पॉइंट को दिया गया है। तो दोस्तों हो सकता है आपको दोस्तों ये बिलर जो वाला जो पॉइंट है ये आपको समझ में ना आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको एक एक पॉइंट दोस्तों बोलकर भी बता देता हूँ। कोरोना वायरस जो है दोस्तों यह एक ऐसा वायरस है जो कि दोस्तों ऊपर उत्परिवर्तित, और जो कि हमारे शरीर में दोस्तों जो जितने भी आपके से गुर्दे हैं, गुर्दों से संयोजित होकर दोस्तों ये उपास्थियों तक उत्पन्न करने के साधन हो जाते हैं। दोस्तों जो कोरोना वायरस होता है इससे हमारे जो शरीर का दोस्तों तंत्र दोस्तों प्रभावित होता है, क्योंकि जो DNA होते हैं, RNA होते हैं, ये भी दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों इन पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। और यह दोस्तों पहली बार दोस्तों चीन के
चीन के दोस्तों हुबेई प्रांत के वुहान शहर में दोस्तों यह वायरस दोस्तों पाया गया था। कहाँ पर दोस्तों? चाइना के हुबेई शहर के, हुबेई वहाँ पर एक शहर है, हुबेई प्रांत लगता है, वहाँ के दोस्तों वुहान शहर में दोस्तों ये चाइना का वायरस उत्पन्न हुआ। और इसकी संरचना दोस्तों एक मुकुट के समान है, एक क्राउन जिसको ताज बोलते हैं, मुकुट के समान होता है, या हम बोल सकते हैं दोस्तों सोलर कोरोना यानी सौर कोरोना जैसी संरचना दोस्तों इसमें दिखाई देती है। और जो आपका दोस्तों सूर्य का जो भाग होता है, जिसके किनारे का भाग जिसको बोलते हैं क्रीट, उसको भी हम दोस्तों क्रीट या कोरोना भी कहते हैं। आप लोगों ने भूगोल में दोस्तों मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों कोरोना वायरस से फैलने वाले संक्रमण में दोस्तों हमें क्या कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? खांसी होती है, बहती हुई नाक दोस्तों, इनके दोस्तों हल्के हल्के दोस्तों जो हमें लक्षण है वो दोस्तों उत्पन्न होते दिखाई देते हैं। और गंभीर मामलों में दोस्तों कोरोना वायरस से हमारे दोस्तों जो भी आपके एक सार्स नामक बीमारी होती है दोस्तों, और मिडिल ईस्ट रिप्रेजेंटेसी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं मर्स हो सकता है दोस्तों। जो सार्स नामक बीमारी है ये दोस्तों हमारे कोरोना से ही दोस्तों उत्पन्न हुई है। गंभीर मामलों में संक्रमण के लिए दोस्तों निमोनिया, सार्स और गुर्दे की दोस्तों विफलताएं और यहाँ तक कि मृत्यु भी दोस्तों हो जाती है। इस मामले में दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों जो निमोनिया होता है, जिससे प्रभावित अंग हमारा दोस्तों फेफड़ा है। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? वो है आपका फेफड़ा। और दोस्तों इस कोरोना वायरस से भी दोस्तों हमारे फेफड़े को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था, सांस लेने में तकलीफ होती थी। और ये सार्स नामक जब वायरस हमारे शरीर में दोस्तों उत्पन्न हो जाता है तो हमारी किडनी, गुर्दे, लीवर ये सारे दोस्तों नष्ट हो जाते थे, जिससे मनुष्य की दोस्तों मृत्यु हो जाती थी। और आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस से ना जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की दोस्तों मृत्यु हो चुकी है। और भारत में कोविड-19 को रोकने के लिए दोस्तों कई प्रकार के भी दोस्तों आपके टीके भी लगाए गए हैं, जैसे कि आपका कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड हुआ, बूस्टर डोज हुआ, स्पुतनिक हुआ, ना जाने कौन कौन से दोस्तों आपके टीके लगाए गए। तो आप सभी को पता है जो कि हमारे इंडिया में दोस्तों जो खास तौर से जो सबसे ज़्यादा वायरस कोविड-19 जो फैला था, उसके लिए दोस्तों रोकने के लिए दोस्तों 2 टीके ज़्यादातर लगाए गए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों इनका इस्तेमाल किया गया। और भारत में केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं CDSCO द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत दिए गए 2 टीके हैं, जो कि आपके कौन कौन से ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वही बात है ना, पहला दिया है दोस्तों कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका का टीका है, और एक है दोस्तों कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों पिफिजर एवं ये आपका पता नहीं क्या लिखा है सिप्रेंटिक, अन्य टीके और भी हैं दोस्तों आपके, जो कि अमेरिका ने भी दोस्तों इसको उत्पन्न किया है। और स्पुतनिक एक है दोस्तों आपका पिफिजर, और आपका एक स्पुतनिक जो है दोस्तों आपका वो रूस के द्वारा निर्मित किया गया था, और जो पिफिजर ये दोस्तों अमेरिका की फार्मी कंपनी द्वारा इसको दोस्तों उत्पन्न किया गया था। और दोस्तों आप सभी को पता है, और आपको पता है कि दोस्तों इसका जो लक्षण है दोस्तों इसमें बुखार हो जाता है, और जिसे दोस्तों इसका रोग हो जाता था उसको दोस्तों जीका वायरस के नाम से भी जानते थे। इसको जीका रोग हो गया है, क्योंकि दोस्तों इस वायरस के कारण जो भी हमारे शरीर में लक्षण उत्पन्न होते थे उसमें दोस्तों में बुखार और एडीज मच्छर के काटने से भी दोस्तों फैल जाता था। एक मच्छर होता है दोस्तों एडीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज एडीज मच्छर होता है, इसके काटने से दोस्तों हमारे शरीर में कोरोना जैसे लक्षण हो जाते हैं। खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। खून चढ़ाने और शारीरिक संबंध बनाने से इसके फैलने की दोस्तों भी संभावना होती है। लक्षण दोस्तों बुखार, हमारे लाल आंखें दिखाई देती हैं, सिर दर्द होने लगता है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, जोड़ों में दर्द होता है किसी भी। अभी तो दोस्तों बीच में वायरस इतना ज़्यादा हो गया था, आज से करीब लगभग 1 ईयर हो गए हैं, कि खाने का दोस्तों स्वाद ही पता नहीं चलता था खाने का कि हम खा क्या रहे हैं। हम कोई भी दोस्तों सब्जी खाएं, चाहे आप सूखी सब्जी खाएं, चाहे रसीली सब्जी खाएं, कुछ भी खा रहे हैं, चाहे जहाँ तक कि दोस्तों हम यदि पानी भी पी रहे हैं, हमें दोस्तों उसका स्वाद ही पता नहीं चलता था, स्वाद ही चला गया था। तो उस समय की कंडीशन दोस्तों इतनी बिगड़ गई थी कि हमारा जो स्वास्थ्य, हमारा क्या सभी का जो स्वास्थ्य है दोस्तों, जब खाने का स्वाद चला गया, पता नहीं कि खाना हम क्या खा रहे हैं, तो दोस्तों हमें खाने का स्वाद तक पता नहीं चलता था। अगला पॉइंट है दोस्तों आविसार, जिसको बोलते हैं दोस्तों डायज़मोनिया, अतिसार जिसको बोलते हैं। यह दोस्तों रोग जो होता है हमें घरेलू मक्खी द्वारा हो जाता है,
और इस रोग के कारण एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक अंतः परजीवी एक प्रोटोजोआ होता है जो कि निमेटोड होता है। इनकी वजह से दोस्तों हमें शरीर में अतिसार हो जाता है, आंत में दोस्तों घाव हो जाता है और प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिन को नष्ट कर देता है। जो भी हमारे शरीर में भोजन पहुंचता है, जिसमें भी जो भी प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचती है, वो उस एंजाइम जो कि बोलते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम जो पाया जाता है उसको नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों फाइलेरिया। इसका संचरण दोस्तों एक क्यूलैक्स मच्छर के काटने से होता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन पूछा था कि फाइलेरिया नामक रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, तो वो है रास्ता आपका क्यूलैक्स मच्छर। क्यूलैक्स मच्छर यदि काट लेता है तो दोस्तों हमें फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है, जिसको फाइलेरियाई बेनोफ्रिटाई नामक कृमि से होता है। और इसको दोस्तों हाथी पांव बीमारी भी कहते हैं। हाथी पांव, जिसमें दोस्तों पैर जो होता है एक छोटा हो जाता है और एक दोस्तों मोटा सा हो जाता है, जिसको हम हाथी पांव बीमारी बोलते हैं। और इसी को दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग दिया गया, जो कि वाहक जो है इसका क्यूलैक्स मच्छर होता है। अगला है दोस्तों फंगस, जिसको बोलते हैं फफूंद। कोई भी चीज़ होती है दोस्तों फफूंद हो जाती है, यानी फंगस द्वारा होने वाली बीमारियां। जैसे कि आपका दोस्तों एक दमा होगा, यह एक संक्रामक रोग है जो कि दोस्तों एस्परजिलिस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों दाग, जिसको बोलते हैं रिंगवॉर्म, जहाँ पर दोस्तों आपके हल्के हल्के से रिंग से पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है जो कि दोस्तों ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम नामक कवक के द्वारा यह फैलता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कैबीज, जिसको बोलते हैं खाज। यह रोग दोस्तों एस्केरिस स्कैबीज नामक कवक से होता है और यह त्वचा में दोस्तों खुजली करके सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। ये इसको बोलते हैं दोस्तों खाज। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला दोस्तों एथलीट फुट बीमारी। एथलीट फुट बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। यह रोग दोस्तों हमारे टीनिया पीडिया नामक ऊतक से होता है और यह त्वचा के कटने फटने में दोस्तों हमारे कटे फटे जो भाग होते हैं दोस्तों त्वचा के, वो दोस्तों आपके एथलीट फुट बीमारी से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गंजापन। यह दोस्तों टीनिया एपिडिस नामक बीमारी से होता है, जिससे हमारे दोस्तों सिर के जो बाल होते हैं, इससे हमारे जो सिर के बाल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, गंजापन हो जाता है, हमारे शरीर में दोस्तों बाल उत्पन्न होना बंद हो जाता है। अगला दोस्तों मनुष्य के होने वाले आनुवांशिक रोग। उसी आनुवांशिक रोग में से दोस्तों एक होती है वर्णांध्रता। इस रोग में दोस्तों जो वर्णांध्रता होती है, इसमें दोस्तों मनुष्य के देखने की जो क्षमता होती रहती है वो दोस्तों क्षमता पहचानने में दोस्तों कम हो जाती है, वो भी खास तौर से लाल रंग की। उसको दोस्तों लाल रंग जो होता है वो हरा दिखाई देने लगता है। जिस मनुष्य को दोस्तों आनुवांशिक रोग होता है, वर्णांध्रता नामक रोग होता है, तो दोस्तों उसको लाल रंग यदि आप देखने को बोले तो लाल रंग नहीं पहचान पाएगा, वो लाल रंग को दोस्तों हरा रंग बताएगा। और इस रोग से मुख्य रूप से दोस्तों पुरुष लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इस रोग को दोस्तों पुरुष रोगों में दोस्तों यह रोग जो दोस्तों अधिकतम पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हीमोफीलिया। यह रोग दोस्तों व्यक्ति के दोस्तों चोट लगने पर या दोस्तों जब कोई व्यक्ति को दोस्तों चोट लग जाती है तो 24 घंटे तक यदि उसका रक्त का थक्का नहीं बनता है तो दोस्तों उसको हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। और यह रोग दोस्तों ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला रोग जो हुआ था, यह रोग दोस्तों ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। नेक्स्ट आता है दोस्तों डाउन सिंड्रोम। इस रोग में दोस्तों रोगी की दोस्तों जीभ जो होती है वो दोस्तों दोस्तों मोटी होती है और आंखें दोस्तों टेढ़ी हो जाती है और अनियंत्रित शरीर उसका ढांचा जैसा होता है। डाउन सिंड्रोम दोस्तों उसके शरीर का दोस्तों आप देखेंगे, जिसको भी डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होगी तो दोस्तों उसकी आंखें जो होंगी दोस्तों वो एकदम टेढ़ी सी होगी और उसकी जीभ बहुत मोटी होगी और उसके शरीर का जो ढांचा स्ट्रक्चर होगा वो दोस्तों आपको कुछ अजीब टाइप से दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा सा। तो वो आपका दोस्तों डाउन सिंड्रोम रोग होता है। एक होता है दोस्तों आपका टर्नर सिंड्रोम। इसमें दोस्तों शरीर जो होता है वो दोस्तों कैसा हो जाता है, उसमें मनुष्य का जो शरीर होता है वो अविकसित शरीर होता है, कद छोटा होता है और आपका दोस्तों वक्ष जिसको बोलते हैं छाती दोस्तों आपकी चपटी होती है और जननीय प्राय दोस्तों अविकसित होता है, जिसमें दोस्तों उसको बांझ हो जाता है, जिससे वह कि बांझ हो जाता है टर्नर सिंड्रोम से। मिर्गी दोस्तों इस पे आपका एक अल्जाइसे दोस्तों उसे हम दोस्तों अल्जाइमर रोग भी कहते हैं। और इस रोग में दोस्तों जब रोग होता है तो मुंह से दोस्तों झाग और मल पेशाब भी निकलता है मिर्गी से। अगला है दोस्तों सीजोफ्रीनिया। यह दोस्तों एक मानसिक रोग होता है जो कि प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसे रोगी जो होते हैं दोस्तों वो हल्के आलसी टाइप के होते हैं, आदेशहीन होते हैं और विद्युत आपेक्ष चिकित्सा इसमें दोस्तों काफ़ी सहायक होती है। इनको दोस्तों क्या करते हैं, इनको दोस्तों शॉट देते हैं, बिजली के शॉट। सीजोफ्रेनिया में रोगी
और उनको दोस्तों सत्य समझने लगता है और वास्तविकता को नहीं। दोस्तों जो स्किज़ोफ्रेनिया में दोस्तों जो रोगी होता है वो कल्पनाओं को ही दोस्तों सत्य समझने लगता है और वास्तविकता को नहीं। जिस व्यक्ति के दोस्तों शरीर में दोस्तों स्किज़ोफ्रेनिया, ये बात क्यों हो रही है ऋषि रोग की, स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि एक मानसिक रोग होता है। जिस व्यक्ति को यदि स्किज़ोफ्रेनिया रोग हो गया तो वो जो भी मन में अपनी चीज़ों की कल्पना करता है, जो भी सोचता विचारता है, वो उस चीज़ को दोस्तों सत्य मानने लगता है। लेकिन हम यदि उसको जो भी चीज़ बताएंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, तो वो दोस्तों मानने को तैयार नहीं होगा। वो जो सोचेगा, जो कल्पना करेगा, वो उसी चीज़ को दोस्तों सत्य मानेगा, वास्तविकता मानता है इस रोग में। अगला है दोस्तों पक्षाघात या दोस्तों लकवा रोग, जिसको हम दोस्तों पैरालिसिस बोलते हैं, एलर्जी है, डिप्लोपिया है दोस्तों, कैंसर हुआ और आपका क्लेनी-फ्लैंटर सिंड्रोम हुआ। ये दोस्तों सभी आपके आनुवांशिक रोग हैं। जो कैंसर होता है ये भी दोस्तों एक आनुवांशिक रोग होता है। और कैंसर का अध्ययन दोस्तों हम किस में करते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी दोस्तों में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी। इसको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये विज्ञान की शाखा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। या कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों चिकनगुनिया। चिकनगुनिया वाया दोस्तों वायरस से होता है। यह दोस्तों मादा एडिस मच्छर और एडिस एडिजिप्टी मच्छर के काटने से दोस्तों चिकनगुनिया हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एलिसा परीक्षण या एलिसा वायरस के बारे में आपने नाम सुना होगा। एलिसा का दोस्तों फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। यह दोस्तों HIV वायरस की जांच करने के लिए दोस्तों एलिसा परीक्षण किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या HIV संक्रमण में खास जांच है जो कि व्यक्ति के पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है या नहीं। HIV P24 एंटीजन HIV की स्पष्ट जांच करता है। इससे रोग की तीव्रता दोस्तों जानकारी मिलती है, रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। विषाणु से संक्रमित शरीर की दोस्तों जो कोशिकाएं होती हैं वो इंटरफेरोन नामक प्रोटीन की बनती हैं और इंटरप्रोटीन नामक बनाती हैं। और डेंगू ज्वर मादा एडिस एडिजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। और डेंगू ज्वर के कारण मनुष्य शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जो कि हम बोल देते हैं ना कि अरे उसकी तो प्लेटें कम हो गई, तो यह पपीते का पत्ता चबाइए और बकरी का दूध पीजिए, तो ऐसा कुछ बोलते हैं, प्लेटें कम हो जाती है। तो वो प्लेटें नहीं होती दोस्तों, वो प्लेटलेट्स बोली जाती हैं। अक्सर दोस्तों हम देहात गांव वगैरह में बोल देते हैं कि प्लेटें चलेंगी, उसकी प्लेटें डाउन होगी, उसकी अब दोस्तों 1 लाख प्लेट बची है, 2.5 लाख प्लेट बची है। तो ऐसा नहीं होता, वो प्लेट नहीं, उसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। उसकी दोस्तों प्लेटलेट्स कम हो गई हैं। और हमारे शरीर में दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? लगभग दोस्तों 4.5 लाख से दोस्तों 5 लाख 4 लाख ऐसी दोस्तों हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं। वर्तमान में दोस्तों एड्स के उपचार के लिए दोस्तों एजिडोथाइमिडिन, जिसको AZI औषधि का प्रयोग दोस्तों किया जाता है एड्स के उपचार के लिए। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों भले ही दोस्तों आपको ब्लर पॉइंट दिख रहा हो, लेकिन दोस्तों हमने जो आपको बोलने से समझाया वो सारे पॉइंट तो आपको दोस्तों समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं आज के इस येलो बुक के दोस्तों लास्ट पेज में, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों कैंसर रोग के उपचार के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों? उसके लिए दिया जाता है कीमोथेरेपी। क्या देते हैं दोस्तों? कीमोथेरेपी दोस्तों दी जाती है। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास, लिम्फोसस, ये दोस्तों कैंसर के 4 प्रकार होते हैं। तो पता चल गया आपको कैंसर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। कैंसर जो होते हैं दोस्तों आपके टोटल 4 प्रकार के कैंसर होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। नेक्स्ट, प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। जो आपके दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उनके बारे में बताया गया है और वो कब दोस्तों आपके लागू हुए हैं उनके बारे में भी दोस्तों आपको पता चलेगा। राष्ट्रीय आयोडीन विकार नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, आपका 1976 में हुआ। वंदे मातरम योजना आपकी 2004 में लागू हुई। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों 1975 से 1976 में दोस्तों लागू हुआ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम दोस्तों आपका 1982 में लागू हुआ। समन्वित रोग निगरानी परियोजना दोस्तों आपकी 1997 से 98 में लागू हुआ। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 से 98 में हुआ। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में हुआ। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपका 1997 से 98 में नियोजित हुआ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में आपका आयोजित हुआ और जननी सुरक्षा योजना दोस्तों आपके 2004 में आयोजित की गई। क्लियर? चलिए, अगला दोस्तों 1952 में जॉन्स साल्क द्वारा और 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन का दोस्तों विकास किया। दोस्तों पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसने किया? जॉन साल्क ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। और सेकंड वैज्ञानिक हैं जो कि 1962 में अल्बर्ट साबिन ने की थी। देखिए, इसमें आप कहेंगे क्या सर दोनों वैज्ञानिक क्या इसी एक ही ऑप्शन के एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर होंगे?
तो जी नहीं दोस्तों, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। क्वेश्चन एग्जामिनर यदि पूछता है कि बताइएगा पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो आप सबसे पहले नाम लेंगे जॉन साल्क का, क्योंकि सबसे पहले 1952 में इन्होंने ही की थी। लेकिन दोस्तों यदि पूछे कि सन 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन ने किसकी खोज की, तो पोलियो वैक्सीन बताएंगे। यदि हो सकता है पूछे कि बताइए पोलियो वैक्सीन का 1962 में या पोलियो वैक्सीन का दूसरी बार किसने दोस्तों इसका आविष्कार किया, तो वो आएगा अल्बर्ट साबिन। लेकिन जो मोस्टली पूछा जाता है वो जॉन साल्क का ही पूछा जाता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता दोस्तों 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। वो 1 मिनट में दोस्तों लगभग 4.5 लीटर दोस्तों पंपिंग करता है। छोटी आंत का व्यास दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई दोस्तों 7 मीटर की होती है छोटी आंत की। मनुष्य में दोस्तों लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि स्त्रियों की, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में सबसे दृढ़ मजबूत दोस्तों दांत होते हैं, जबकि दांतों का जो इनेमल होता है वो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की दोस्तों पथरी बनी होती है। लेकिन जो हमारे शरीर का दोस्तों इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि सबसे हमारे शरीर का कठोरतम भाग होता है। शरीर के भीतर दोस्तों रक्त परिक्रमण जिसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों में लगभग दोस्तों 23 सेकंड का समय लगता है। हमारे शरीर के जो भीतर जो भी रक्त परिसंचरण परिक्रमण करता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो लगभग दोस्तों 23 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चिकित्सा संबंधी अधिकार, या हम बोल सकते हैं चिकित्सा संबंधी आविष्कार और उनके आविष्कारक की किसकी चीज़ किसने, किस चीज़ की खोज किस वैज्ञानिक ने की। दोस्तों आपको मैंने कल की ही क्लास में बताया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी, सभी को पता है। विटामिन बी जिसको बोलते हैं दोस्तों थायमिन, या हम विटामिन B1 भी बोल सकते हैं, इसकी खोज किसने की थी, मैकुलन ने। एंटीजन की खोज किसने की थी दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की है। होम्योपैथी की खोज दोस्तों हैनीमैन ने की है। ये दोस्तों आप लोग सभी पॉइंटों को इंपॉर्टेंट लगाएंगे, सभी पॉइंटों को दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विटामिन डी आपको बोलते हैं दोस्तों, इसकी खोज की थी हॉपकिंस ने, जो कि हमारे शरीर में दोस्तों विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी से होने वाले दोस्तों रोग हो जाते हैं, हमें वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, और बच्चों में हो जाता है, बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, क्वाशरकोर हुआ, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों इसकी खोज की थी बॉक्समैन ने। प्रथम परख नली शिशु की दोस्तों खोज की थी एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने। आरएनए की खोज जेप्सन वॉट तथा आर्थर ने की थी, और डीएनए की खोज जेम्स वॉटसन तथा क्रिक ने की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला है दोस्तों चेचक के टीके की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट लगाएंगे, एडवर्ड जेनर ने। आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया था, बारबरा मैकिलटोंक ने। विटामिन ए को किसने खोजा था, मैकुलन ने। विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कार्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, इसकी खोज दोस्तों हॉलकट ने की थी। टीवी बैक्टीरिया की खोज दोस्तों रॉबर्ट कोच ने की थी, और पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इस सभी सारे पॉइंटों को। और याद रखिएगा दोस्तों विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन एच, विटामिन B12 B1, जितने भी दोस्तों आपके विटामिन हैं उनकी खोज किसने की या उनका आविष्कार किसने किया, उन सारे वैज्ञानिकों के नाम आपको दोस्तों पता होने चाहिए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी, जिनको हम दोस्तों एफ बैटिंग के नाम से भी जानते हैं। एफ बैटिंग ने दोस्तों इसकी खोज की थी इंसुलिन की। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था, अर्नेस्ट हैक्ले ने दोस्तों पुनरावर्तन सिद्धांत दिया था। रेबीज रोधी टीका दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। बीसीजी का टीका दोस्तों क्या है, यूरिन कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट ने दोस्तों बीसीजी का टीका की खोज की थी। और बीसीजी टीके से दोस्तों याद आया, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था कि जो बीसीजी होता है, तो बीसीजी में जो सी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, बीसीजी में सी का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों सी का अर्थ ही दोस्तों कैलमेट होता है। क्या होता है दोस्तों, सी का अर्थ ही दोस्तों कैलमेट होता है। ये दोस्तों एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, बताइए बीसीजी में सी का क्या उपयोग होता है। आपको एग्जामिनर ऐसा देगा कि बीसीजी में सी का क्या अर्थ है, तो सी का अर्थ होता है दोस्तों कैलमेट। याद रखिएगा कालमेट या कैलमेट। तो ये एक यूरिन कालमेट नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों बीसीजी टीके की खोज की थी। अगला दोस्तों हृदय प्रत्यारोपण, इसकी दोस्तों खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हृदय प्रत्यारोपण बाई क्रिश्चियन बर्नार्ड। लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी, स्टेनाच ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों क्लोरोफार्म,
क्लोरोफार्म की खोज दोस्तों हैरिसन और सिम्पसन ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पेचिस व प्लेग रोग की चिकित्सा की दोस्तों खोज किसने की? फिटाजाटोज ने की थी। डीएनए संश्लेषण की खोज दोस्तों कॉर्नवर्ग ने की थी। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। अगला है दोस्तों लेप्रोसी वेसलस का आविष्कार किसने किया? हैंसन ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया? आन न्यूजन ने किया, जो कि हमारा हृदय कार्डियोलॉजी या कार्डियोग्राफ जिसमें हृदय का दोस्तों अध्ययन करते हैं। अगला दोस्तों प्रमुख चिकित्सा उपकरण, जैसे कि कौन सा चिकित्सा उपकरण है वो किस शरीर के किस काम में आता है? जैसे कि पेस मेकर होगा दोस्तों, इस पेस मेकर का उपयोग हम अपने शरीर में कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग दोस्तों हृदय गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने होते हुए हम पेस मेकर का प्रयोग करते हैं। जब हमारे दोस्तों हृदय की गति कम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आने का खतरा रहता है, तो उसके लिए दोस्तों पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, यह दोस्तों संपूर्ण शरीर में दोस्तों किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है दोस्तों हृदय, कार्डियो यानी कि हृदय, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, यह दोस्तों मस्तिष्क की विकृतियों के पता लगाने में करता है कि हमारे मस्तिष्क में दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां हैं या नहीं। ऑटो एनालाइजर, यह दोस्तों ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल आदि की दोस्तों जांच करता है, जो कि हमारे शरीर में एक जांच होती है जिसको बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई जांच जो होती है संपूर्ण शरीर के आसमान विकृति का पूर्णतः सही पता लगाया जा सकता है, जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमरजेंसी एमआरआई द्वारा होता है। और एमआरआई का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। और एमआरआई जांच हमारे संपूर्ण शरीर की विकृति का पूर्णतः पता लगाता है। अगला है दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट चलेगा, जो कि है आपका महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि अक्सर दोस्तों आप लोगों के दोस्तों जो सामान्य ज्ञान की जनरल नॉलेज आती है छोटी वाली 5-10 रुपये वाली, उसमें भी दोस्तों आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं और यहीं से भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सभी को पता है शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है, जो कि लगभग दोस्तों 12 आदमियों के लिए आमलेट बना सकता है। सबसे बड़ा कपी, कपी मीन्स होता है दोस्तों बंदर। तो सबसे बड़ा जो बनमानुष होता है वो कौन सा होता है? गोरिल्ला होता है, हम बड़ा बंदर भी इसको बोल सकते हैं। अंड प्रजनक स्तनी, अंड प्रजनक स्तनी दोस्तों कौन सा होता है? आपका एकिडना तथा डक बिलियर प्लेटपस। नेक्स्ट दोस्तों सबसे छोटा स्तन किसका होता है? सबसे छोटा स्तनी कौन है? कंगारू है। सबसे बड़ा स्थली तनी हुआ है कौन सा? सबसे बड़ा स्तनी स्थली जो स्थल में रहता है वो है आपका दोस्तों अफ्रीकी हाथी या अफ्रीका के हाथी। सबसे व्यस्त मानव का अंग, सबसे मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा? तो वो है आपका हृदय, जो कि लगभग धड़कता रहता है 1 मिनट में दोस्तों आपके 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कने की दोस्तों इकाई क्या है? 72 बार प्रति मिनट, यानी कि 72 प्रति मिनट, 1 मिनट में दोस्तों आपका 72 बार धड़कता है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु जो दोस्तों वो चीता होता है, जिसकी रफ्तार दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जिसको बोलते हैं टर्टल, टर्टल यानी कि कछुआ, समुद्री कछुआ होता है, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप होता है। रेंगने वाले जानवरों, जीवित मकोड़ों, कीड़े मकोड़ों में आता है टर्टल, कछुआ। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होता है उसको बोलते हैं कटिपुंज पक्षी, जिसको स्पाइडर एंड टेल्ड भी कहा जाता है। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा अंडा जो होता है वो किसका होता है? सभी को बताया था अभी स्टार्टिंग में, शुतुरमुर्ग का। सबसे बड़ा स्थल तनी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अफ्रीकी हाथी। लेकिन सबसे बड़ा तथा भारी स्थनी जो होता है वो दोस्तों आपकी नीली व्हेल मछली का होता है, जो कि नीले कलर की होती है। और सबसे ऊंचा स्तनी, आप सभी लोग जानते हैं कि जिराफ की जो गर्दन होती है वो सबसे ऊंची होती है, तो उसका स्तन भी ऊंचा होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सर्प होता है वो कौन सा होता है? पाइथन होता है, अजगर होता है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर एनाकोंडा नहीं होता है क्या? एनाकोंडा भी तो हो सकता है। तो दोस्तों एनाकोंडा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सही शब्द है वो आपका पाइथन होगा। सबसे बड़ा सर्प दोस्तों आपको एनाकोंडा नहीं मिलेगा एग्जाम में, पाइथन ही मिलेगा। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आपकी पूरी येलो बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन, जो कि 183 पेज की बुक थी, जो कि दोस्तों हमने आप लोगों को पूरी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा दिया है। तो आज जो दोस्तों ये बुक है पूरी की पूरी दोस्तों आपकी बुक का सॉल्यूशन आपका दी एंड हो चुका है दोस्तों। पूरी की पूरी बुक आपकी दी एंड हो चुकी है, पूर्णतः 100% बुक मैंने आपको दोस्तों ये कंप्लीट करवा दी है। तो आज आप लोग दोस्तों बहुत खुश होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है, आज हम आप लोगों से येलो बुक में दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। और आप लोगों से दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में इस अंतिम सेशन में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, या आप हमारी उस बात को माने
या ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग, चाहे आप हमारे चैनल से पढ़ें या आप किसी भी अन्य चैनल से पढ़ें, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे किसी भी चैनल पर पढ़ें, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, चाहे ऑफलाइन पढ़ें, कैसे भी आप जब भी पढ़ें तो हमेशा दोस्तों आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। मैं वीडियो के लास्ट में बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो भी मुझे प्यार दिया, सपोर्ट दिया है, और वो कि मैं आप लोगों से जो मैंने वादा किया था कि येलो बुक को दोस्तों मैं पूर्णतः कंप्लीट करा दूंगा, तो आज मैं दोस्तों बहुत खुश हूँ कि ताकि मैंने आप लोगों की पूरी बुक का सॉल्यूशन दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। पूरी बुक दोस्तों आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की जो क्लास है, आज के बाद दोस्तों आपको येलो बुक की क्लास के लिए आप लोगों को नहीं कहना पड़ेगा कि सर येलो बुक की क्लास काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, येलो बुक कंप्लीट करा दीजिए, येलो बुक कंप्लीट करा दीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, अब आप लोगों को दोस्तों ये कमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की दोस्तों मैंने येलो बुक ऑलरेडी आज से दोस्तों पूर्णतः 100% दोस्तों कंप्लीट करवा दी है। यदि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो इस बुक से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा बेझिझक होकर। और अभी तक मुझे से जो भी गलतियां हुई तो उसके लिए दोस्तों सॉरी, क्षमा कीजिएगा। जो भी मुझसे गलतियां हो गई हों वीडियो से रिलेटेड तो क्षमा कीजिएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे अभी तक की दोस्तों लगभग 1 से लेकर दोस्तों हमने 86 वीडियो में, लगभग 86 वीडियो में दोस्तों आपकी पूरी येलो बुक दोस्तों मैंने कंप्लीट कर दी है। ज़्यादा बड़ी दोस्तों आपकी वीडियो भी नहीं बनाई थी ताकि आप बोर हो जाएं। आपकी लगभग दोस्तों आधे घंटे, 25 मिनट, 30, 40, 45, 50 कुछ ही वीडियो हैं जो कि दोस्तों घंटे भर की वीडियो होगी। लगभग दोस्तों आपकी वीडियो है दोस्तों लगभग 86 वीडियो में मैंने आपकी पूरी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग दोस्तों आज से ही दोस्तों अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिएगा और मुझसे वादा कीजिएगा कि आने वाली इस 2023-24 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप सब लोग अपनी अपनी एक एक सीट जरूर पक्का करेंगे, जरूर पक्का करेंगे अपनी एक एक सीट। क्योंकि दोस्तों ये पूरे इतिहास की दोस्तों हम बोल सकते हैं अपने यूपी की दोस्तों सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें दोस्तों आप अपनी तैयारी में झुक जाइएगा। 6 महीने दोस्तों आप अपनी तैयारी को दे दीजिएगा, उसके बाद दोस्तों आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों केवल 6 महीने आप लोग शांत बैठ जाइएगा। 6 महीने दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दीजिएगा। 6 महीने के बाद दोस्तों आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा, केवल आपको 6 महीने देने हैं। 6 महीने बाद दोस्तों आपकी लाइफ जो है ना दोस्तों आपकी तो सेट हो ही जाएगी। तो आपके जो माता पिता हैं दोस्तों उनका भी दोस्तों सर जो है वो गर्व से ऊँचा हो जाएगा कि हाँ हमारे भी बेटे के पास एक सरकारी जॉब है। तो आप लोग कंटिन्यू दोस्तों मेहनत कीजिएगा, हमेशा दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिएगा और मुझसे वादा कीजिएगा कि आने वाली 2023-24 में आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जरूर पा सकें। तो चलिए दोस्तों आज के हम क्लास में आप लोगों से विदा लेते हैं। और आप लोगों के दोस्तों आप लोग जो स्टार्टिंग से दोस्तों हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को दोस्तों एक खुशखबरी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों ये तो आपकी येलो बुक तो कंप्लीट हो ही चुकी है। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक और दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, या आप इसे एक तोहफा समझ सकते हैं इस येलो बुक की तरफ से या टीचिंग विद आनंद चांद फैमिली की तरफ से। मैं आप लोगों के लिए अब बहुत जल्द ही, येलो बुक तो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों की स्टैटिक जीके चल ही रही है, वो कंटिन्यू चलेगी। और जो मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों एक एग्जाम पर अंतिम प्रहार जिसमें आपको येलो बुक का रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास थी सर दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्लास की जो बुक थी जिसमें आपके दोस्तों टोटल 11,000 प्रश्न आपके दोस्तों दिए गए हैं, उनमें से दोस्तों उसका जो सॉल्यूशन है आपका दोस्तों काफ़ी दिनों से रुका था। लगभग दोस्तों उसमें 4 क्लासें हो पाई थी। कल ही दोस्तों एक लोगों को कमेंट आया था कि सर आप रोजगार विद अंकित भाटी सर की ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन नहीं करवा रहे, आपने वो क्लास क्यों रोक दी। तो दोस्तों वो रोकने का यही कारण था कि मैं आपको येलो बुक का पहले कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूं, इसके बाद वो आपकी बुक कंटिन्यू चलेगी। तो अब आपकी दोस्तों एक क्लास और लॉन्च करने जा रहा हूं मैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी आपकी यूट्यूब चैनल पर, जो कि वो स्पेशल यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जो कि आप लोगों का दोस्तों वो बैच बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। उस बैच का क्या नाम है और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी वो आपको दोस्तों बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। उसका PDF दोस्तों हमारे पास आ चुका है, जो कि आपके रोजगार विद अंकित भाटी सर की उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की, जो कि रोजगार विद अंकित सर ने दोस्तों ये बुक जो आपकी लॉन्च की थी, इसका दोस्तों संपूर्ण सॉल्यूशन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने अब लेकर आने वाला हूं। अब आप लोगों के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के सापेक्ष में पूरा का पूरा सिलेबस पर आधारित ये संपूर्ण पुस्तक है। और इस पुस्तक को दोस्तों अंकित भाटी सर ने
यह आपकी स्पेशल खास उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही बनाई है। इसमें आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी पैटर्न है, जो भी जीएस का सिलेबस है, एक एक सिलेबस दोस्तों इस बुक में दिया गया है। इस बुक की संपूर्ण थ्योरी क्लासेस आपको हिस्ट्री से लेकर पूरा का पूरा एंड तक, लगभग 225 पेजों की दोस्तों ये बुक है, 200 प्लस ही दोस्तों पेजों की बुक है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द ही। और इसका समय क्या रहेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके मैं बता दिया जाएगा कि आपका इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है, और यह दोस्तों बैच आपका कब से लॉन्च करने वाला हूं। और इसका तो आप ये समझ लीजिएगा, येलो बुक भी आपकी दोस्तों इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, लेकिन जो आपके स्पेशल यूपी पुलिस के लिए है, ये आपके दोस्तों स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही दोस्तों इस बुक को तैयार किया गया है। और इस बैच को भी दोस्तों आपके स्पेशल यूपी पुलिस के लिए ही दोस्तों लॉन्च किया जाएगा। तो सभी प्यारे दोस्त, इस बुक में आप लोग एक बार जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए ये क्लास। तो बैच बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लॉन्च करूंगा। तो बस आप लोगों का दोस्तों सपोर्ट चाहिए, आप लोग अपना निरंतर सपोर्ट प्यार देते रहें। और जो हमारी टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली है, वो लगभग दोस्तों 3000 फैमिली कंप्लीट करने वाली है। 3000 लोगों का सदस्य दोस्तों जल्द ही दोस्तों पूर्ण होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके इसको 3000 की दोस्तों फैमिली जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। और जैसे ही दोस्तों हमारी 3000 की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही दोस्तों जल्दी से जल्द आपका ये बैच भी दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए दोस्तों पुनः एक नए अंदाज में आप लोगों की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों आप थ्योरी क्लासेस का आनंद लीजिएगा, और वहाँ पर आपकी जो एग्जाम पर अंतिम प्रहार है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, यहाँ से पढ़ेंगे थ्योरी और वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और येलो बुक आप लोगों ने यदि हमारी कंप्लीट वीडियोस देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका दोस्तों उस 11000 प्लस प्रश्न की ऑब्जेक्टिव बुक में आपका बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अंतिम क्लास में हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अब हम आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों स्टैटिक्स जीके और एग्जाम पर अंतिम प्रहार बैच वाली क्लास में। तो अब आपके एग्जाम पर अंतिम प्रहार वाली जो बैच है वो आपका दोस्तों कंटिन्यू चलेगा, स्टैटिक्स जीके की वीडियो कंटिन्यू चलेगी। और कुछ ही दिनों में दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस स्पेशल के लिए बैच भी दोस्तों जल्द ही दोस्तों सामान्य ज्ञान की थ्योरी क्लासेस का बैच भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिएगा, अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतरीन करिएगा, और आने वाले समय में दोस्तों आप एक सरकारी जॉब जरूर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।